अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है 4 दिसंबर 2020 और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर 6 दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर 5 हमने लास्ट क्लास में अपना फिनिश किया है और अब हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इसके टर्म्स और जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर वेरी न्यू टू यू। यानी कि आपने इसका शायद 9 की केमिस्ट्री में टच भी ना पड़ा हो। ठीक है, तो न्यू है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप कि आप इसे एंजॉय करें। अच्छा जी, जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन की हद, प्रोसीड होने की, यानी वो किस हद तक कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो उस बुनियाद पर, यानी कि रिएक्शन की प्रोसीडेशन की बुनियाद पर हम रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सटेंट, यानी किस हद तक कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड नंबर 2 इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वन बाय वन करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, एंड वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट लिया और वो 100 का 100 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन या ये जो रिएक्शन होते हैं ये वन वे रिएक्शन कहलाते हैं। वन वे का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाली, और इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, यानी सिंगल एरो और डबल हेडेड। ठीक है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, जो भी बचा वो जो भी बना वो सब प्रोडक्ट बन गई। तो ये क्या होती है, एक डायरेक्शन में रिएक्शन चलते हैं, बस एक डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहे हैं और वो रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अब मिसाल के तौर पर हमने क्या करें, सोडियम क्लोराइड लिया और उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीटमेंट दी। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना लिया। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमको रिएक्टेंट कंटेनर में जिन बर्तनों में हम काम कर रहे होंगे उसमें सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हमने स्टार्ट में ये लिया था और वो सब कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम नाइट्रेट में और सिल्वर क्लोराइड में। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, और हमने एक ब्लेंडर लिया, उसके अंदर हमने दूध डाला, केले डाले, चीनी डाल के हमने शेक बना लिया। ठीक है, अब नई चीज़ बन गई, उसमें अब बनाना शेक है, अब उसमें दूध और केला नहीं है। ठीक है, एक नई चीज़ बन गई। ठीक है, हम इस तरह से क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं, दूध में चावल लेके मैश कर देते हैं, सही है, और वो उसको अच्छी तरीके से पका लेते हैं। ठीक है, खीर बन जाती है। अब क्या वो खीर वापस से रिवर्ट हो सकती है, दोबारा से पलट सकती है कि उसमें से आप चावल बाहर निकाल दें या दूध बाहर निकाल दें, या आपने जो बनाना शेक बनाया हो उसमें से आप क्या करें, दूध बाहर निकाल लें, केले बाहर नहीं, कंप्लीट का कंप्लीट एक रिएक्शन हो गया और एक नई चीज़ बन गई। ठीक है ना, इसी तरीके से हम चाय बनाते हैं, चाय के पानी में हम दूध मिला देते हैं, एक नई चीज़ बन गई चाय। ठीक है, अब उसमें से हम दोबारा से कहवा और मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये कैसे रिएक्शंस हैं, इरिवर्सिबल, वन वे डायरेक्शनल। ऐसे रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, यानी किस हद तक वाक़ हो रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे वाक़ हो रहे हैं। उनका एक्सटेंट कंप्लीट एक्सटेंट है कि भाई वो मुकम्मल तौर पर वाक़ हो रहे हैं और रिएक्टेंट कंप्लीट का कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। इसी चीज़ को हमने यहाँ वर्डिंग में बयान भी कर दिया कि द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर वन वे रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो कभी कंप्लीट नहीं होते, जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं कंप्लीटली। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट लिया और उसमें से सिर्फ 60 ग्राम क्या हो सका, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सका, बाकी जो 40 ग्राम
रिएक्टेंट है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में ही कंटेनर के अंदर, बर्तन के अंदर मौजूद रहेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो सकें वो क्या कहलाते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाते हैं। ये 2 डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं या 2 वे रिएक्शंस होते हैं, जिनमें पहले, यानी कि इसको ऐसे कर लें कि ये रिएक्टेंट है, जैसे ये रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, ठीक है, और फिर से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ये जो प्रोडक्ट बनी ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किस में, रिएक्टेंट में। तो इनको हम 2 एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आगे की तरफ जाने वाला एरो है ये कहलाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और फिर जब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती तो इसको हम दूसरे यानी कि बैकवर्ड जाने की डायरेक्शन वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हेड बैक साइड पे होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इन रिएक्शंस में, जो रिवर्सेबल रिएक्शन में रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह के रिएक्शंस काम कर रहे होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, फिर बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रोडक्ट में। तो अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, फिर यही प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो रही है किसमें, रिएक्टेंट में। तो जिस वक्त ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा यानी रिवर्स होगा रिएक्शन, तो यही प्रोडक्ट फिर क्या बिहेव करने लगेगी, एज ए रिएक्टेंट। और जब ये प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट बिहेव करने लगेगी और फिर से रिएक्टेंट बना लेगी, तो अब यही रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो हम ये कहते हैं कि इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज़ बनी फिर वो वापस से बैक कर गई, तो जिस वक्त वो बैक करने लगेगी तो यही प्रोडक्ट फिर क्या कंसिडर हो रही होगी, रिएक्टेंट के तौर पर। तो हम इनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शंस विच नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, यानी जो कभी कंप्लीट नहीं होते, एंड इन विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी बैक वक्त होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, called reversible reaction. They are two-way reactions and have no concept of reactant and product. क्योंकि पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, फिर यही प्रोडक्ट फिर किस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए ये जो डबल एरो है ये इस बात को शो कर रहे होते हैं कि रिएक्शन कैसा है, रिवर्सेबल है। इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर जो हमारी बहस रहेगी वो इन्हीं रिवर्सेबल रिएक्शन से रहेगी, क्योंकि नेवर एंडिंग रिएक्शंस हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो इन्हीं रिएक्शंस में कई सारे इस तरह के टर्म्स और कॉन्सेप्ट आएंगे जो उससे पहले हमने कभी नहीं पढ़े, ठीक है। तो अभी हम उसी को कंसिडर करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सेबल रिएक्शंस की। एग्जांपल में जैसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है बुनियादी तौर पर। इसमें कंपाउंड बन रहा है ईस्टर, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन रहा है ईस्टर कैसे बनता है कि एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है, इसे ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर बनने के अमल को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। जब ईस्टर और वाटर बन जाते हैं, ये ईस्टर बन रहा है इसमें। इस कंपाउंड का नाम है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बुनियादी तौर पर। इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। ईस्टर बनता है और वाटर ये वापस से रिएक्शन बैक कर जाता है, तो फिर से एसिड और अल्कोहल बना लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी एग्जांपल है डिसोसिएशन रिएक्शन की। कुछ कंपाउंड हैं जैसे लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड एक कंपाउंड है, ठीक है, गैसियस कंपाउंड है, और ये डिसोसिएट होता है यानी टूट जाता है किसमें, आयोडीन गैस के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। जब ये दोनों गैसेस दोबारा से आपस में मिलती हैं तो फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक कंपाउंड है, इसको भी जब इसको हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। जब जैसे ये बनते हैं वापस से ये रिएक्शन बैक कर जाता है और फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देता है। मज़ीद एग्जाम्पल देखिए, तीसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सिंथेसिस भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन या सिंथेसिस बात एक है। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू होती है इसको कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर साइंटिस्ट नेम है जिसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था। तो इस प्रोसेस में होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करती हैं और बना देती हैं अमोनिया गैस। जैसे ही अमोनिया बनती है वापस से रिवर्स कर जाती है और दोबारा से डिसोसिएट हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। इसी तरीके से फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस
में एक स्टेज आता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर में ही है, ठीक है। इसकी डिटेल आप वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर उसमें एक स्टेप आता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है तो फिर वापस से ये रिएक्शन बैक कर जाता है और दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाती है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको आपने जहन में रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ना है और इसमें जो नेक्स्ट टर्म जिससे हमारा बहुत वास्ता पड़ेगा और जो सबसे बेसिक टर्म है हमारी इन रिवर्सिबल रिएक्शन के रिगार्डिंग, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। सारी गेम ही इसी इक्विलिब्रियम स्टेट की है इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो जब उसमें एक पॉइंट आता है ऐसा कि उस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ गया। वो पॉइंट कब आता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्या कि कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है, और उसका इनिशियल तौर पर, इब्तदाई तौर पर हमारे पास 10 ग्राम्स है, ठीक है। और ये अभी हमने यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 ग्राम है, उस वक्त क्योंकि प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनी होगी तो वो ज़ीरो कंसिडर कर लिया। जैसे जैसे रिएक्शन करते हैं प्रोडक्ट बनना आपकी स्टार्ट होती जाएगी। फर्स्ट किया कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन कर कोई 8 ग्राम प्रोडक्ट बना ली, ठीक, 8 ग्राम प्रोडक्ट बना ली। अब जब 8 ग्राम प्रोडक्ट बन गई तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना बचेगा, यकीनन 2 ग्राम, क्योंकि आपने 10 ग्राम लिया था, 8 ग्राम प्रोडक्ट बन गई तो ये कितना बचा, 2 ग्राम। अच्छा, जैसे ही आपका ये 8 ग्राम प्रोडक्ट बनी, फौरी रिएक्शन क्या कर जाएगा, बैकवर्ड कर जाएगा। और अब हमने फ़र्ज़ किया कि इस 8 ग्राम में से 6 ग्राम वापस किस में चला गया, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब 6 ग्राम, मैं इसको रिवर्स रिएक्शन से बता रही हूँ, रिवर्स एरो से, 6 ग्राम वापस गया तो अब आपका जो रिएक्टेंट है वो फिर से कितना हो गया, 8 ग्राम। जब 8 ग्राम रिएक्टेंट हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका अब जो प्रोडक्ट बची वो कितनी बची, 2 ग्राम। अब जैसे ही 8 ग्राम रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फ़र्ज़ किया कि 6 ग्राम इस 8 ग्राम रिएक्टेंट में से वापस 6 ग्राम किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। ये अब इसको मैं फॉरवर्ड एरो से शो कर रही हूँ कि भाई 8 ग्राम में से अब वापस कितना चला गया, 6 ग्राम वापस चला गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, दोबारा से 8 ग्राम हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। फिर जब 8 ग्राम हो तो यहाँ फिर कितना बचा, फिर 2 ग्राम बचा, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से क्या हुआ, इस 8 ग्राम में से 6 वापस चला गया किस में, रिएक्टेंट साइड में। तो अभी दोबारा से कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, और यहाँ कितना बचेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड दे आर नेवर एंडिंग रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इस पूरे रिएक्शन पर गौर करें तो जब 8 ग्राम कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट में, यहाँ 2 ग्राम रिएक्टेंट बचा जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म में था। फिर क्या हुआ, 8 ग्राम में से 6 ग्राम वापस पलट गया किस में, रिएक्टेंट में। यहाँ कितना बचा, 2 ग्राम। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 ग्राम रिएक्टेंट का और 2 ग्राम प्रोडक्ट का, ये वो है जो बार बार आपके पास कांस्टेंट फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। और बाकी का जो 6 ग्राम है ये क्या है, बार बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि अगर हम देखा जाए तो 2 ग्राम जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रिएक्टेंट है और 2 ग्राम जो प्रोडक्ट बन गई है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। तो अब ये जो 6 ग्राम है जो कि क्या कर रहा है, बार बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रिएक्शन को एक डायनामिक फॉर्म के अंदर कायम किए हुए, जिसकी वजह से रिएक्शन आपका स्टॉप नहीं हो रहा। डायनामिक का मतलब है कि वो कंटिन्यूस हरकत में है, कंटिन्यूस मॉलिक्यूल्स मोशन में है।
अब इस सिचुएशन पे क्या होता है, हम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि ना तो आपके रिएक्टेंट की मकदार में कोई और इजाफा हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट की मकदार में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे बज़ाहिर लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है। वो जो 6 ग्राम का हेर फेर चल रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन चूँकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मकदार में कोई खातिर ख्वाह इजाफा या कमी नहीं हो रही, इसलिए हम कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ जो 6 ग्राम के वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। हम ये कहते हैं, क्योंकि देखें वही 6 ग्राम वापस से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, हम इसको ग्राफ के ज़रिए भी समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की। कंसंट्रेशन का मतलब है मकदार, कि उनकी जो भी मकदार होगी। फ़र्स्ट अब हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, यकीनन रिएक्टेंट की कोई ना कोई तो मकदार होगी। अच्छा, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट की मकदार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी मकदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा प्रोडक्ट आपकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट की मकदार में भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आएगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो वो पॉइंट जहाँ पर इन ये समझ लें आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो वो पॉइंट देखें, अब यहाँ से ये रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और ये कर्व, और फिर ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, और फिर एक वक्त ऐसा आया तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस स्ट्रेट होनी शुरू हुई हैं, वही पॉइंट आपका समझ ले, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है, और वो टाइम आपको पता लग जाएगा भाई इतने टाइम बाद इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो अब अगर देखें, ये रिएक्टेंट की कम होती हुई मकदार और ये प्रोडक्ट की बढ़ती हुई मकदार, तो वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट बनती जा रही है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और फिर दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी इनमें अब मज़ीद कोई तब्दीली नहीं आएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक्स एक्सिस के पे जहाँ पर भी हम जैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जो टाइम आएगा वो हमारा क्या रहेगा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इन बातों की रोशनी में हम अब इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन द पॉइंट वेयर rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction is called equilibrium state और equilibrium point। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। सो अब आप देखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, दो के इक्विलिब्रियम भी आ गया है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट कंटेनर के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी।
ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कि इनकी मकदार में मज़ीद कोई इजाफा या कमी नहीं आएगी इस पॉइंट पर।